नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं सिलेबस के। वो प्री ट्रायल एंड ट्रायल प्रोसीजर्स रहते हैं। नाउ वी विल डू डिस्कवरी ऑफ वेरिफिकेशन, इशू प्रोसेस, एविडेंस, विटनेस, समन्स ऑफ विटनेस। काफी पॉइंट्स है बट इसका हम ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से करेंगे। वी विल लुक एट हाउ इट हैपेंस सीरियली इन द कोर्ट। जो जिस तरह से लाइन पे चलता है कोर्ट में उस तरह से हम देखते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। एंड ये बाद में आपको कोर्ट में भी काम आएगा. So let's look at what these stages are and how it is done and how the manual treats it and CPC treats it. Let's go ahead with this. So what parts we have here is we have we have we the civil manual stages of trial. अभी क्या क्या स्टेजेस होते हैं? एक मोटा मोटी दो स्टेज होते हैं, अनरेडी स्टेज होता है और एक रेडी स्टेज होता है. तो अनरेडी में क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार. सो अनरेडी का फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट. अभी हमने देखा था प्लेंट होता क्या है. सो प्लेंट वॉज वेरी सिंपल. प्लेंट मस्ट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन एंड उसका जो है जो भी वैल्यूएशन होती है वो कोर्ट फीस देके आपको भरनी होती है. इफ यू डोंट मीट दीज टू कंडीशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज द फीस टू बी पेड, देन द प्लेंट डज नॉट गो थ्रू. ऑर्डर CPC order 7 and 8 deals with it. So in this stage we have in order 4 rule 1 and order 6 and 7, a suit is instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or a designated officer. मतलब डुप्लीकेट में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को देना है एंड इट शुड कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द प्लीडिंग एंड ऑल्सो नेसेसरी पर्टिकुलर्स एज पर ऑर्डर 7. तो जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी इसका स्टैम्प ड्यूटी भर के एंड द कोर्ट ऑफिसर जो वो एक पहला लीगल मोमेंट रहता है where the suit is instituted when the plaintiff is presented to the designated officer during working hours. उसपे क्या हो रहा था, दी डेट ऑफ ओरिजिनल प्रेजेंटेशन इज प्रिजर्व. जब वो डाला, हो सकता है करेक्शन के लिए वापस भेजा तो करेक्शन, नो प्रॉब्लम, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब वो भेजा, when it was admitted, when it was instituted and the court officer receives, he puts a date when he received it. suppose 2 तारीख को रिसीव हुआ है पर 6 तारीख को उसका लिमिटेशन लग रहा है एंड उसको रेक्टिफिकेशन के लिए वापस दिया है और रेक्टिफिकेशन होते हुए 7 तारीख को आता है. सो लिमिटेशन लग गया, बट बिकॉज दिस डेट वॉज मेंशन ओवर इट और वो करेक्शन किया जाए, व्हेन इट्स रीसबमिटेड देयर इज अ प्रोटेक्शन दैट द क्लेम ऑफ द क्लेम बीइंग टाइम बार्ड. नहीं तो टाइम बार्ड लग सकता है. यू हैव टू रिमेंबर द आर्ट सेक्शंस रिलेटेड टू लिमिटेशन 16, 17, 18 वो सब. देन कम सर्विस ऑफ समन्स. एक बारी प्लेन फाइल हो गया, सामने पार्टीज रेडी हो गई कि रिस्पोंडेंट कौन कौन है, एक है, दो है, कितने भी लोग हैं, फिर कोर्ट उनको समन करती है. इट सेंड समन टू एवरीबडी, ऑल द रिस्पोंडेंट्स, कि भाई आपके अगेंस्ट ये आया है, कॉज ऑफ एक्शन है आपके अगेंस्ट, आप बताओ, आप आओ और अपना पक्ष रखो. दैट इज सर्विस ऑफ समन्स ऑफ द डिफेंडेंट. सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट. द कोर्ट इश्यूज समन्स टू द डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर द क्लेम. भाई आपके खिलाफ ये है, आप आओ कोर्ट में और प्लीज आप बताओ कि क्या हुआ. सो यू पुट योर डिफेंस और योर रिस्पॉन्स टू द होल मैटर. अब जब आता है सामने से, सो मैनुअल आउटलाइन द प्रोसीजर फ्रेमवर्क फॉर डिफेंडेंट्स रिस्पॉन्ड टू सूट. इट्स द कोर्ट ड्यूटी टू वेरीफाई दैट समन वाज प्रॉपर्ली सर्व्ड बिफोर इट कैन पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर. भाई समन ये चेक करेगा कोर्ट की हर तरह से समन, जैसे RPD से गया था या बेलीफ के थ्रू गया था या पेस्टिंग ऑर्डर था, या किस तरह से इसको समन किया. अगर कुछ भी तरीका नहीं है तो हो सकता है एक न्यूज़पेपर में कोर्ट के परमिशन से, कोर्ट के परमिशन से क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में भी निकाला. सो कोर्ट विल इंश्योर कि सामने वाले के सामने, अगर वो उसको सामने लाने के लिए जो भी वैलिड तरीके वो अपनाए जाएंगे. एंड सम ऑफ देम व्हाट आई हैव स्टेटेड एंड वी डन, इसको हमने डिटेल में CPC करते समय डील किया. एक बारी समन मिल जाता है, रिस्पोंडेंट आता है, वो अपना पक्ष रखता है. तो वो अपना पक्ष कैसे रखे, हाउ डज ही पुट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डज द डिफेंडेंट कम एंड पुट हिज पॉइंट. ही फाइल्स द रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर, 30 days it should be filed, max 90 days. At that point of time, if there is a sufficient cause, even 90 up to 90 days, but 30 days is normal time given to file the written statement by the defendant. So we have done, पहले प्लेन फाइल हो गया, उसमें कॉज ऑफ एक्शन निकल गया, सामने वाले को बुलाया समझ लेके, सामने वाला आया, उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेज. वन इज अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड एक्स पार्टी डिक्री.
Once the court is bound to check whether the summon was issued properly and validly in all possible legal ways. And उसके बाद if the respondent fails to come to the court and put his point of view, the court will not wait endlessly. वो plaintiff की सुनेगा, it will apply its mind and then say, okay, I am giving the ex parte order. So either the party appears, if it doesn't appear, वो ex parte order हो जाता है. So let's go at the next stage. Assuming कि दोनों parties आ गई टेबल पे, both of them are now saying कि yes, we are present. Then what happens is parties produce all original document evidence on or before the settlement of issues. Issues conclude होने से पहले, framing of issues conclude होने से पहले दोनों parties अपना अपना documents लेके आती है, all original, and they try to give their justification towards their cause. Every party filing a document must submit a duplicate list with each document endorsed with the suit number, party name and a description. उसमें admitted documents are meticulously marked as exhibits. P अगर plaintiff ने दिया तो P होगा, नहीं defender होगा, D series होगा. सब exhibits लगते हैं, उसकी इंडेक्स बनते हैं और वो कोर्ट को प्रेजेंट करते हैं. अपना अपना पक्ष की तरफ से अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद क्या होता है, दोनों डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होने के बाद देखो इधर कोई एम्बुश नहीं, सडनली एक डॉक्यूमेंट लाके खड़ा है, देखो मिलॉर्ड ये नथिंग लाइक दैट. Each party brings the record or documents to the table and gives a copy to the other person so that the defendant or the other party, both of them can respond to the evidence, documentary evidence that will be presented. फिर होता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन. सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद ये पता लगता है कि मेरे को और कुछ पूछना है या मुझे और डॉक्यूमेंट्स चाहिए. सो इन दैट केस अ पार्टी कैन फाइल एन एफिडेविट एंड आस्क क्वेश्चन. सो वो होती है इंटरोगेटरीज, वेयर a party can seek leave, मतलब permission of the court to deliver interrogatories, written questions to the opposing party. भाई मेरे को ये क्वेश्चन, अभी सपोज कुछ लेन देन का था, मटेरियल सप्लाई किया उसने, फिर वापस किया, फिर उसने पैसे, और ये 2-3 साल से सप्लाई चालू है, फाइनली बॉइल्स डाउन टू सम पेमेंट केस. हो सकता है कि वो बोले कि आप अपने डिलीवरी चलान अपनी कॉपी दिया, हमने इतनी अपना इतना आपको रिटर्न किया था, उसका स्टेटमेंट आप बताओ, या आप अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे दो. तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारी मैटर क्या है. अगर कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड, सपोज पार्टीशन डीड है, उससे रिलेटेड कुछ मैटर है कि हाउ द फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर तो ये दिख रहा है, आप बताओ आपका क्या बोल रहे हो, एंड डू यू हैव प्रूफ दैट दीज आर वेरी वैलिड पीपल इन द फैमिली, बिकॉज सम ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर विल बी going across decades and a lot of people are involved, so there itself could be a big problem as to who is who. So people can ask questions and also ask documents related to each other. They must file an affidavit for it, and वो जो जवाब आता है वो भी under affidavit आता है. So it's all under oath. That so there is sanctity and integrity in what is being exchanged. Next comes examination of parties and admission. As per order 10 and 12, at the first hearing, the court can orally examine the parties to clarify the controversy क्या है, तुम दोनों के झगड़े का मुद्दा क्या है. Parties can be called upon to admit or deny documents or fact to narrow down the issues. अभी सामने वाला बोलता है मेरे को 1 लाख रुपए सामने वाले से चाहिए, आदमी बोलता है हाँ सर मैं एडमिट करता हूँ, तब वो कंट्रोवर्सी तो नहीं रही ना. पर मैं इसका 1 लाख एडमिट करता हूँ पर इसने मेरे को 2 लाख देने हैं, नाउ दैट इज अ कंट्रोवर्सी. So admissions are best considered the best proof against the party who made them and can dispense, and there is no issue if the with the need for other evidence. मतलब एक बार सामने से admit कर दिया उसने कि हाँ सर I admit this issue, then that is not a controversy. Then the substance of the case changes. So examination of parties and the admission is the next step that happens. After seeing all the documents, asking questions, everything happening, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज एंड एडमिशन, बोथ दोनों पार्टीज के एग्जामिनेशन और एडमिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. भाई वो केस किस मुद्दे पे चलेगा अब फाइनल हो रहा है. द कोर्ट आफ्टर रिव्यूइंग द प्लीडिंग्स, एग्जामिनिंग द पार्टीज, फ्रेम्स द इश्यूज और फैक्ट्स. नाउ इश्यू जो होगा किस 2 बातों पे फ्रेम हो सकता है फैक्ट पे हो सकता है लॉ पे हो सकता है दोनों पे. Where the parties are in disagreement, these issues form the basis of trial. ये last stage है unready stage का. The framing of issues is fundamental duties of the court, identifying the disputed fact and the law between the parties at the outset of the trial. A case is considered ready
फॉर ट्रायल वंस द इश्यूज आर फ्रेम। सो भाई सिविल में ये तो प्रोसेस है ट्रायल बिगिन करने, अभी ट्रायल विद मेरिट ऑन मेरिट्स विल स्टार्ट, बट यहाँ तक लाने के लिए इतने स्टेजेस हैं। कभी कभी बोलते हैं ना सिविल थोड़ा लंबा चलता है, सो देर आर स्टेजेस टू इट, so that ये properly ठीक से चले। So civil manual has detailed it. See, I have told you this is a lecture of for the student by the student. There could be more material to this, but I'm just covering basics so that from an exam point of view we are able to face. There could be much more detailing, much more accuracy, much more things that can be added to this. But at this stage, this is what I know and this is what I'm sharing with you. अभी देखते हैं रेडी स्टेजेस। रेडी स्टेजेस इज इंटरलॉक्यूटरी प्रोड्यूसिंग इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग विच स्टार्ट नाउ। उसमें क्या होता है, ऑर्डर 39 जो बोलता है पार्टीज में फाइल फॉर टेम्पररी इंजंक्शन और अदर इंटरिम ऑर्डर्स टू प्रिजर्व द स्टेटस को व्हाइल द केस इज पेंडिंग। अभी पेंडेंट लाइट है, केस चल रहा है, तो इस बीच में अगर कोई रिलीफ चाहिए किसी पार्टी को, जैसे नॉर्मल वर्ड्स ऑन स्टे ऑर्डर बोलते हैं, तो इंजंक्शन अगर फाइल करना है, टेम्पररी कुछ रिलीफ चाहिए, फॉर एग्जांपल डिवोर्स केस चल रहा है, वाइफ को कुछ मेंटेनेंस का कॉस्ट चाहिए, तो शी कैन फाइल एन एफिडेविट फॉर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स वेयरइन दी मेंटेनेंस मनी कैन बी गिवन टू हर। और अगर कोई लैंड का झगड़ा है और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो बोल सकते हैं कि भाई अभी यथास्थिति मेंटेन द स्टेटस को, नो वर्क शुड बी डन, जब तक इस केस का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता। सो बेसिकली द कंडीशंस आर मेट बिफोर ग्रांटिंग द टेम्पररी इंजेक्शन, अ प्राइमा फेसी केस द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवरिंग द एप्लीकेंट। जो मांग रहा है उसके बैलेंस उसको कुछ तकलीफ उसके फेवर में होना चाहिए, तभी वो मांगेगा ना। एंड अगर वो इंजंक्शन नहीं दिया कोर्ट ने तो उसको इरिपेलेबल डैमेज हो सकती है, ये भी पर्टिकुलर मैटर बनता है। देन कम्स, अभी कोई इंटरिम रिलीफ अगर है तो दे दी, नहीं तो आगे चल के बोलते चलो भाई अब दोनों विटनेसेस को बुलाओ, अपने अपने विटनेसेस को, बिकॉज ट्रायल स्टार्ट हो गया अभी विटनेस को, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ प्रोसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स ऑफ विटनेस। एक लिस्ट ऑफ विटनेस प्रेजेंट होती है एफिडेविट के अंदर कि इस को बुलाना है, इस विटनेस को बुलाते हैं और अपना केस स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है जिसमें जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं, वो मैं उधर था तो सामने, हाँ भाई आपने देखा था, वो इधर था, हाँ भाई वो आपने देखा था, तो विटनेस को बुला के वहां पे खड़ा करते हैं और हर वकील अपना विटनेस बुला के अपना केस को स्ट्रॉन्ग करता है। सो दैट इज एप्लीकेशन फॉर, सो दैट इज एग्जामिनिंग द विटनेसेस। नाउ एप्लीकेशन, इसको बुलाने के लिए क्या क्या मिलता है, इसको बुलाने के लिए a party seeking a summons for a witness must file an application stating the purpose of which the witness is being summoned। तो इस क्या क्या रीजन से ये मतलब क्या क्या लिस्ट, एक लिस्ट रहती है जिसमें क्लियरली मेंशन रहता है, ये लिस्ट के अंदर सब जो विटनेसेस मेंशन होते हैं उनको समन करके बुलाया जाता है। और अगर लिस्ट से बाहर विटनेस को बुला, मतलब वो विटनेस का नाम ही नहीं लिस्ट में और बाद में उसको पेश करना, तो वो डिफिकल्ट होता है, कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं विटनेस को बुला सकते। अभी विटनेस को बुलाते तो क्या होता है, उसकी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस होती है, उसका जो भत्ता है वो उसको दिया जाता है। सो ही तो आप उसको समन करते हैं, उसका पैसा जमा होता है कि भाई उसको आना है एज अ विटनेस, और फिर उसको एज अ विटनेस खड़ा होना है वहां पे अपनी पार्टी के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ विटनेस एंड अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट्स आर कोर फंक्शन इन द कोर्ट। कोर्ट देखता है कि उसको भत्ता दिया जा रहा है, उसको इनकन्वीनियंस तो नहीं हो रहा है, उसका हैरेसमेंट तो नहीं है, विटनेस हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, as they direct impact the quality and relevance of evidence presented at the trial. Parties must file a list of their witnesses within the specified period, along with an affidavit confirming the witnesses are material and necessary to the case। मतलब वो जरूरी है विटनेस, ऐसा नहीं कि किसी को भी बुला के खड़ा कर दो। Party who fails to file this list may not be allowed to call an unlisted witness। तो उसके बाद लिस्ट फाइल करने के बाद वो जो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, सो दैट जो भी अपने खर्चे पे आ रहा है उसको उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है वो पे हो सके। आफ्टर दिस वंस द विटनेस इज देयर, विटनेस को एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, मतलब अपना लॉयर, अपना एडवोकेट अपने विटनेस से ऐसे बात करता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हो जाए। अगर डिफेंडेंट होगा तो इस तरह से लेके आएगा कि भाई उसका प्रूव हो जाए, या प्लेंटिफ के साइड से तो उसका प्रूव हो जाए।
अपना विटनेस प्रेजेंट करने के बाद सामने वाला वकील अपने विटनेस से बात करता है, तो वो जो बात करता है उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसमें विटनेस को किसी तरह उसकी क्रेडिबिलिटी को वेयर आउट करने की कोशिश करता है, मतलब विटनेस को तोड़ने की कोशिश, बट जो आप बोल रहे हो बराबर नहीं किसी तरह से, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को हिलाने की कोशिश, उसको एम्बिग्विटी में लाने की कोशिश करता है क्रॉस के थ्रू। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज होता है कोर्ट में देखने के लिए जब क्रॉस होता है। आफ्टर दैट जो विटनेस लेके आया था एडवोकेट, उसको दोबारा बात करने का मौका मिलता है, वो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। यानी अगर बात क्रॉस के टाइम पे विटनेस थोड़ा सा एम्बिग्विटी में चला गया और वो थोड़ा सा नर्वस हो गया या परेशान हो गया, तो एडवोकेट जो उसको लेके आए वापस उससे बात करने लगता है और बोलता है कि हाँ भैया, ही आस्क क्वेश्चन सच अ वे दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस इज रिस्टोर्ड। बेसिकली उसका आत्मविश्वास और जो बोल रहा है, जिस मुद्दे के लिए वो आया था, वही इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वी हैव डन एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर उसका क्रॉस, उसके बाद री एग्जामिनेशन। इस बीच में अगर एडजर्नमेंट चाहिए ड्यूरिंग दिस ट्रायल पीरियड, अगर एडजर्नमेंट चाहिए, नेक्स्ट डेट चाहिए, तो दैट ऑल्सो रिक्वेस्ट कैन बी मेड। इट्स पार्ट ऑफ द स्टेज हियर itself. Normally, I think 3 adjournments is what I've seen academically. It could be more also. So generally, they try to avoid giving adjournment so that case pile up now and there. But adjournments are happening for whatever reasons. Yeah, it's just a practical view that is there in the court. Then arguments related to Order 18. Then after the witness part is done, while not a separate dedicated rule for argument, the final arguments are logical culmination of the trials hearing. मतलब दोनों एडवोकेट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के बोलते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मैंने ये देखने के बाद मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऑपोजिट पार्टी का एडवोकेट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और दोनों की अपना विटनेसेस और एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद वो अपने अपने फाइनल एग्रीमेंट्स क्लोज करते हैं। तो दिस प्रोसीजर कंट्रोल्स एंड एक्सटेंड्स टू द फाइनल आर्ग्यूमेंट वेयर द कोर्ट इंश्योर्स सबमिशंस आर फोकस्ड ऑन द इशू फ्रेम। यानी जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और जो इशू से लिंक्ड है डायरेक्टली, जो शुरू में फाइनल होते इशू हमने करा था दैट इश्यूज आर फाइनलाइज, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ था ऑन मेरिट्स। द मैनुअल प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर एवरीडे प्रोसीजर, मतलब कोर्ट हियरिंग हो जल्दी से जल्दी एंड इसका ऑर्डर या जजमेंट बाहर आए। उसके बाद आता है जजमेंट एंड डिग्री। जजमेंट बहुत डिटेल्ड ऑर्डर रहेगा। द ऑर्डर मैंडेट द कोर्ट पास आफ्टर द कोर्ट हैज हर्ड द केस प्रोनाउंस द जजमेंट इन द ओपन कोर्ट। बहुत रेयर होगा कि क्लोज कोर्ट में होगा। जजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय ड्राइंग अ डिक्री विच इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट्स एजुडिकेशन। यानी जजमेंट के 15 दिन के बाद डिक्री आ जानी। जजमेंट विल बी वेरी लॉन्ग, कितने विटनेस, किसने क्या, जैसे डिवोर्स केस है, हस्बैंड ने क्या बोला, वाइफ ने क्या बोला, विटनेसेस ने क्या बोला, डॉक्यूमेंट्स क्या सब, उसके बाद ये सब देखते देखते क्या रीजन से रेशोडेंडी हुआ, कि किस रीजन से वो केस इस नतीजे पे पहुंचे, व्हाट इज द रीजन, एंड ऑल दैट इज मेंशन इन जजमेंट। जजमेंट मिलने के 15 दिन बाद डिक्री आती है। डिक्री इज अ वेरी समराइज्ड फॉर्म। इट जस्ट सेज व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द फाइनल थिंग। जैसे डिवोर्स होगा तो मेंशन यस ए एंड बी डिवोर्स इज ग्रांटेड, एंड अगर कुछ कंडीशंस रिलेटेड है, अगर म्यूचुअल है या नॉन म्यूचुअल है, वो क्या कंडीशंस है उसमें मेंशन हो जाती है। तो डिक्री इज वेरी वेरी क्रिस्प। एग्जीक्यूशन के लिए हमें आगे, अगर सिविल प्रोसीडिंग चल रही है और एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री आगे डालनी है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस डिक्री का सर्टिफाइड कॉपी एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाता है। So we have done 14 stages. Part 1 was the unready stages and part 2 was the ready stages, and we have done trial in a certain sequence. So syllabus is much easy to deal with in all the points which are mentioned at discovery verification, issue process, list of witnesses, summon of witnesses, pre-trial, everything is covered over here. So this is what it is as far as the unready and the ready stages, which covers all the aspects of the. So we have covered right up to judgment and decree. Now we'll take up the other stages and the other matters of the civil manual. इसमें एक important part है right to begin. वो एक important part है। arguments कौन शुरू करता है वो as such इस सीरीज में मैंने नहीं कवर किया।
जनरली जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो स्टार्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी से 1 लाख रुपए ले, पार्टी ए ने पार्टी बी से 1 लाख रुपए लेने, एंड ही सेज मेरा क्लेम बनता है, एंड पार्टी बी बोलती है हाँ बनता है, तो फिर पार्टी ए नहीं शुरू करे, फिर पार्टी बी बोले कि बनता है पर आई हैव दीज इश्यूज. सो देन बर्डन ऑफ प्रूफ गोज ऑन टू पार्टी बी. So this is one part that was not covered was right to begin. I've covered this also. But generally as a thumb rule देखा जाए तो जनरली प्लेंटिफ नहीं स्टार्ट होता है, उसी को तकलीफ होती है, वही बोलता है भाई मुझे तकलीफ है एंड लेट मी आई एम फाइलिंग द केस एंड आई वांट टू पुट माय केस एंड एट सर्टेन आई मीन लेवल्स और केस ही एडमिट नहीं होता अनलेस इट हैज सब्सटेंस इन इट. सो एडमिट कराने के लिए भी एक आर्गुमेंट्स रहते हैं. सो जो एडमिट कराने के आर्गुमेंट्स है वो इससे रिलेटेड नहीं है. राइट टू बिगिन इज व्हेन बोथ parties are there and then they start their argument. So that the earlier one that I said and this is two different things. So thank you friends for hearing me till now, and then we'll quickly cover the balance part of the syllabus which will complete a civil manual issued by the High Court. Thank you. Bye bye.